हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो भी लिमिटेशन था उसको ओवरकम करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट मिलकर उसको एक्सप्लेन किए हैं। तो जब भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने के लिए आएगा तो हम लोग दो स्टेटमेंट लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तीन टाइप के उपकरण पढ़े थे। क्या क्या? एक था हीट इंजन और दूसरा था हीट पंप और तीसरा रेफ्रिजरेटर। दोनों में अंतर क्या था? ये जो है हीट लेता है, ठीक है, हीट सप्लाई करना पड़ता है, बदले में हमें वर्क करके देता है। ठीक है, मतलब वर्क यहाँ पे पॉजिटिव होगा, हीट सप्लाई भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या था? ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम था या एक ऐसा डिवाइस था जिसको हमें वर्क सप्लाई करना पड़ता है, बदले में इफेक्ट देता है। इफेक्ट मतलब उष्मा का सप्लाई एक्स्ट्रा करेगा या उष्मा को उस पर्टिकुलर स्पेस से कम करके देगा। तो ये दोनों डिवाइस एक तरफ से था और ये अलग। तो सेकेंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, इन दोनों पे बेस्ड दो स्टेटमेंट है। तो जो हीट इंजन के लिए जो स्टेटमेंट है वो पहला देखेंगे, और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए। इन दोनों के लिए दूसरा स्टेटमेंट, इनके लिए पहला स्टेटमेंट। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही उपयोगिता पे बेस्ड, उसी का अनुप्रयोग, उसी का एप्लीकेशन पे बेस्ड है ये आपका हीट इंजन और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके देखते हैं। आपके एग्जाम में भी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से हम लोग को देना पड़ता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कि है हीट इंजन के लिए, उसको दिया गया है केल्विन और प्लांक के द्वारा, और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे है ये बेस्ड। तो क्या है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को कंप्राइजेस करके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाएगा। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड है फॉर हीट इंजन को लेकर, और इसको दिया गया है दो साइंटिस्ट के द्वारा, केल्विन और प्लैंक के द्वारा। इन्हीं के नाम पे ये है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, फिर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो केल्विन और प्लैंक बोलते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ डिवाइस which operates in a cyclic process and which only extract heat and continuously supply work। ऐसा डिवाइस बनाया जाना असंभव है जो कि साइक्लिक चक्रीय प्रक्रम पे काम करे तथा जो केवल कार्य करे और ऊष्मा, जो केवल कार्य करे और सोर्स से ऊष्मा ले, उसके अलावा कोई भी इफेक्ट ना दे, उसके अलावा कोई भी प्रभाव उत्पन्न ना करे। एक ऐसा डिवाइस बनाया जाना असंभव है जो साइक्लिक प्रक्रम, जो चक्रीय प्रक्रम पे कार्य करे, जो एक ही सोर्स, सिंपल बोल सकते हैं, जो एक ही सोर्स पे ऑपरेट हो। हम लोग अभी जब पहले पढ़े थे हीट इंजन, तो क्या देखे थे कि कम से कम दो रिजर्वायर्स होना चाहिए, तभी हीट इंजन ऑपरेट हो सकता है। तो इसी का एप्लीकेशन है। तो ये क्या है? ये असंभव वाला है। तो जो जैसे इसको मैं फिगर ए दे देता हूं, ये फिगर 1 है, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है।
ये असंभव है, और ये क्या है जो बी है, फिर बी बोल दो, ये क्या है संभव है। तो एग्जाम में ऐसे दो डायग्राम बनाना है, ऊपर में स्टेटमेंट यही देना है कि ऐसा डिवाइस, ऐसा उपकरण बनाया जाना असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम पे कार्य करे, जो केवल कार्य करे तथा ऊष्मा सोर्स से ऊष्मा लेने के अलावा कोई दूसरा प्रभाव उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो इस प्रकार का उपकरण असंभव है, इसको हम लोग अभी प्रूव करके देखेंगे। इसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन टाइप 2। अगर इस टाइप का कोई डिवाइस होता तो उसको बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ टाइप 2। ठीक है, तो अगर कभी आ गए क्वेश्चन में परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ टाइप 2 क्या है, तो वो भी है, कहने मतलब क्या, जितना हीट सप्लाई हो रहा है इंजन को कंप्लीटली वो 100% कन्वर्ट कर दे वर्क में। तो यही मेन चीज है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का कन्वर्जन तो होता है, तो एनर्जी के कन्वर्जन सिर्फ बताता है कि एनर्जी नष्ट नहीं होता, न तो उत्पन्न होता है। तो एनर्जी, जो भी एनर्जी इसमें से जा रहा है वो कहीं न कहीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल वही बोलता था कि वो कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ये नहीं बताता कि उसमें से कितना प्रोडक्टिव है, कितना काम कर नहीं है, और वो फिर उसका रिवर्स प्रोसेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उन्हीं को ओवरकम करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। तो वहां पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये केल्विन प्लग स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये दो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ऊपर में वही डेफिनेशन लिख देना, ऐसा उपकरण बनाया जाना असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम पे कार्य करे, जो केवल कार्य करे और सोर्स से ऊष्मा लेने के अलावा कोई दूसरा प्रभाव उत्पन्न न करे। ठीक है, तो ये दो डायग्राम रहेगा, एक असंभव वाला और एक संभव वाला। अब आइए देखते हैं ये क्यों असंभव है। ठीक है, तो इधर से मैं मिटाता हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो वर्क डन आता है संभव वाले से वो क्या आता है, W बराबर Q1 माइनस Q2। जो एफिशिएंसी था वो क्या था, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, कितना हीट सप्लाई किया जा रहा है, या इसका और फॉर्म Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, या इसी को 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब देखिए, अगर वैसा होता कि ये टोटल जो हीट आ रहा है वो पूरे पूरे वर्क में कन्वर्ट हो जाता, ये कब था, जब Q2 इक्वल टू 0 होता। तो Q2 इक्वल टू 0 होता, तो इस इक्वेशन में अगर Q2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 0, मतलब ईटा इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या होता है, 100%। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस होगा जिसकी क्षमता, जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई किसी भी डिवाइस का जो एफिशिएंसी वो 100% हो। ठीक है, तो यही कारण है कि वो जो है वो असंभव परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ टाइप 2 है, वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल केस है। कहने का मतलब क्या, व्हाटएवर अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी सप्लाइड टू दिस सिस्टम, कुछ ना कुछ पार्ट, सम फ्रैक्शन और कुछ ना कुछ पार्ट उसका क्या होगा, सिंक को जाएगा ही जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही वर्क के फॉर्म में हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था हीट इंजन के लिए जो केल्विन और प्लांक ने मिलकर स्टेटमेंट दिया था। तो सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट था ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट 3 नंबर में आता है, या फिर सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने के लिए 5 नंबर में आता है, तो फिर दोनों स्टेटमेंट को लिखे हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट को बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि क्लॉसियस स्टेटमेंट किसके किसके लिए है, आपका जो बचा हुआ दो है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए। परिभाषा,
इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि ऐसा उपकरण बनाया जाना असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम पे कार्य करे। पहला वाला उसमें भी था कि ऐसा उपकरण बनाया जाना असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम पे कार्य करे, जो कम तापमान के बॉडी से ऊष्मा को अधिक तापमान के बॉडी में बिना किसी बाह्य कार्य के स्थानांतरित कर दे। आइए समझते हैं डायग्राम से, फिर स्टेटमेंट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये देखिए एक सोर्स मतलब एक हायर टेम्परेचर, दो रिजर्वायर्स है जहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ये हायर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे। अब ये यही बोल रहा है, क्लासिक स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि ऐसा टाइप का उपकरण बनाया जाना असंभव है। ये देखिए ये T2 है जिसका मतलब इसका ये जो रिजर्वायर है इसका तापमान कम है, इसका तापमान अधिक है, मतलब ये जो बॉडी है उसका तापमान कम है, इस बॉडी का तापमान अधिक है। तो आप भी जानते हैं कि हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर की दो बॉडी को कनेक्ट करोगे किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, जो हीट का जो फ्लो होगा वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। हीट का फ्लो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी बाह्य, जैसे जो पंप वर्क कर रहे थे उसके बगैर कम तापमान की बॉडी से ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक तापमान की बॉडी में हो सके? नहीं। तो अगेन ये वाला जो फिग 1 है इसको दे दो फिगर ए, ये क्या है, ये असंभव है। दोनों में एक संभव और असंभव डायग्राम बनाना है। तो संभव क्या है, तो संभव भी हम देख चुके हैं, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना, ये T1 है, ये T2 है। यहाँ से अगर Q2 एक्सट्रैक्ट करना है तो बदले में उसे W बॉक्स सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये हीट पंप भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है। तो ये है हमारा फिगर बी जो कि संभव है। ठीक है, तो क्लासेस स्टेटमेंट बिना किसी बाह्य वर्क के हीट सप्लाई करना, हीट को कम तापमान की बॉडी से अधिक तापमान की बॉडी पे ले जाना संभव नहीं है। तो ये था फर्स्ट सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दो स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को लिखना है आपको, 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये था आज के क्लास के लिए। थैंक यू।